देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य निरापक श्री वीर सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव। सोलापुर के इस परिसर में, WIT के परिसर में आए हुए 22-23 दिन हो गए हैं। लग नहीं रहा है कि हम किसी कॉलेज के कैंपस में ग्रीष्म वाचना कर रहे हैं। लग ऐसा रहा किसी तीर्थ क्षेत्र में रह कर के ही साधना कर रहे हैं। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक तीर्थ जहाँ प्रभु विराजमान होते हैं, उनकी प्रतिमा विराजमान होती है और भक्त जन जाकर के उनके दर्शन पूजन करके अपने आप को धन्य मानता है। एक दूसरा तीर्थ होता है जहाँ हमारे ज्ञान का विकास होता है, चारित्र का विकास होता है, संस्कारों का विकास होता है, जीवन का विकास होता है और वह ज्ञान तीर्थ माना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा महिमा यदि किसी की होती है तो वो ज्ञान की होती है। ज्ञान एक दीपक की भांति है, मध्य दीपक होता है। जैन दर्शन में एक बहुत सुंदर सूत्र आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात जो व्यक्ति मुक्ति को चाहता है, कौन सी मुक्ति को चाहता है? दुखों से मुक्ति को चाहता है, कष्टों से मुक्ति को चाहता है, अपने विकल्पों से मुक्ति को चाहता है, तो जो किसी भी मान्यता को मानने वाला क्यों ना हो, उसे इसी सूत्र को अपनाना होगा। और इस सूत्र में 3 बातें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है वो सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास। उसी विश्वास से हमारा जीवन बेहतर होना शुरू होता है। और उस सम्यक दर्शन को समीचीनता देने वाला और चारित्र को समीचीनता देने वाला यदि कोई होता है तो वह सम्यक ज्ञान होता है। वो मध्य दीपक की भांति होता है। वो हमारे विश्वास को भी मजबूत बनाता है और हमारे आचरण और चारित्र को भी बहुत सुंदर बनाता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। चाहे वो राष्ट्र कोई भी हो, उस राष्ट्र ने यदि तरक्की की है तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बल पर तरक्की की है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते कहा जाता है। धनी की पूजा कहीं कहीं होती है, लेकिन जो विद्वान होता है किसी भी क्षेत्र में चला जाए, किसी भी भाषाविद के समक्ष चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, विद्वान की पूजा हर जगह होती है। क्योंकि विद्वान जो होता है वही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रगति लाता है, देश को सही राह पे लेकर के जाता है, समाज को सही दिशा दिखाता है, परिवार को सही दिशा दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा महत्व यदि किसी का होता है तो एक प्रकार से सम्यक ज्ञान का होता है। क्योंकि उस ज्ञान के बिना हर व्यक्ति यहाँ कार्य तो करता है, ज़िंदगी तो जी लेता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी सही नहीं होती, भटकती हुई ज़िंदगी होती है। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारे जीवन को सही दिशा देता है। न केवल हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, बल्कि हमारे आश्रित रहने वाले कई लोगों को भी बहुत अच्छा बना देता है। एक यदि विद्वान, एक ज्ञानवान में बन जाए तो भारत की दिशा पूरी बदल जाती है। इतिहास को यदि हम देखें तो चाणक्य के आने से पूरा देश, भारत देश, एक अखंड भारत राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त की उतनी शक्ति नहीं थी जो शक्ति चाणक्य की थी। चाणक्य के कारण ही चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। तो सबसे महत्व यदि बड़ा होता है तो उस गुरु का होता है, जो उस शिष्य के भीतर शिष्यत्व को निखार करके ला देता है। और एक शिष्य, एक सही गुरु मिल जाए तो पूरे देश को बदल सकता है। जैसे चाणक्य मिला, चाणक्य ने पूरे देश को बदल दिया, ठीक ऐसे ही जीवन में उन गुरुओं की आवश्यकता होती है जो हमें आने वाले बच्चों को पूरे रूप से बदल करके रख दे। पहले तो गुरुकुल पद्धति चलती थी, वहाँ पहले शिक्षा होती थी, लेकिन आज के आधुनिक युग में गुरुकुल पद्धति तो बची नहीं है। अब सभी लोग नए ज़माने के अनुसार टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चल रहे हैं। तो वो भी आवश्यक है। यदि हम अपने आप को नए ज़माने के अनुसार अपग्रेड नहीं कर पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे और आउटडेट हो जाएंगे। तो अपग्रेड करना ही एकमात्र उपाय होता है
हम जिंदगी के साथ कदम से कदम मिला कर के चल सके। तो पहले की पद्धति गुरुकुल में जाकर के ज्ञान अर्जन की थी, वहाँ गुरु शिक्षा देते थे। लेकिन अब जो है थोड़ी सी पद्धति बदल गई है, उसका नाम जो हो गया है शाला हो गया है ना, अब इंग्लिश में आप उसे स्कूल कहने लगे हैं। और इंटरनेशनल शब्द जुड़ जाता है तो अपने आप में वह बहुत बहुराष्ट्रीय या तो मल्टीनेशनल जैसा हो जाता है। यानी भिन्न भिन्न राष्ट्र के बच्चे जहां अध्ययन करने के लिए आते हैं, अथवा भिन्न भिन्न राष्ट्र की जो बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती है जहां दी जाती है, भिन्न भिन्न राष्ट्र में जहां अच्छी से अच्छी पढ़ाई होती है, एक ऐसी पढ़ाई जो सिर्फ हमारी मेमोरी को अकेले ना बढ़ाए, लेकिन एक ऐसी पढ़ाई जो हमारे भीतर सर्वांगीण विकास करे। तो सर्वांगीण विकास उस होलिस्टिक डेवलपमेंट से होता है। तो एक बहुत अच्छा कार्य इस सोलापुर में वालचंद समूह के अंतर्गत हो रहा है। और आज जो यहाँ भूमि पूजन हुआ वो डॉक्टर भाऊ साहिब गांधी इंटरनेशनल स्कूल के नामकरण से हुआ। वो भाऊ साहब गांधी वही हैं जिन्होंने इस वालचंद समूह को बहुत आगे बढ़ाया, विशेषकर WIT को बहुत आगे बढ़ाया। तो आप लोग एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो कि बच्चों को सही शिक्षा सही तरीके से, आधुनिक तरीके से, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, मात्र वहाँ पर रटने वाली विद्या ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जहाँ एजुकेशन दी जाती है वहीं सही विद्या मिलती है। तो आप लोगों से कहना है, आप लोग कार्य तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसे सिर्फ मेमोरी बढ़ाने के लिए, ब्रेन बढ़ाने के लिए, डिग्री के लिए नहीं देना है। एक ऐसी शिक्षा देना है जहां बच्चों का पूर्ण रूप से विकास हो सके। और पूर्ण रूप से विकास कैसे संभव होता है? पहले भी शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में, वहाँ 72 कलाओं का ज्ञान सिखाया जाता था। पूज्यवर आचार्य भगवान की हमेशा एक भावना रही है। आचार्य भगवान कहते थे कि हमें उस शिक्षा पद्धति से बाहर निकलना है जो बच्चों को सिर्फ डिग्री देती है, बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट को याद कराने वाली हो जाती है, लेकिन उस शिक्षा का उपयोग रियल लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं आता। हमने भी इंजीनियरिंग की है, हमने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ा है, लेकिन ज़िंदगी में आज तक उसका उपयोग कभी नहीं आया आप लोगों ने? आप टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग कहीं नहीं आता है। आप दुनिया की ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उसका उपयोग आज के ज़माने में कहीं नहीं आता है। आप ना जाने दुनिया के कितने विषयों का, सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं, आज आप में से बता दो उसका उपयोग जो आपने डिग्री में पढ़ा था कहाँ उपयोग कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में। लेकिन जो पहले शिक्षा होती थी वो पूरी की पूरी शिक्षा का प्रयोग उनके दैनंदिन जीवन में होता था, चाहे वो शारीर विज्ञान का हो, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान का हो, चाहे वास्तु विज्ञान का हो, चाहे वो हर प्रकार की ज्ञान, कलाओं का ज्ञान हो, शस्त्र चलाना हो, अस्त्र चलाना हो, चाहे कोई भी कला, चाहे गणित हो, चाहे खगोल हो, कोई भी विज्ञान हो, वो पूरे के पूरी जीवन में उपयोग में आता था। लेकिन आज विडंबना ये है जो स्कूल में ज्ञान दिया जाता है उस स्कूल का ज्ञान का प्रयोग हार्डली 5% रियल लाइफ में आता है। ऐसे ही आता है ना, क्योंकि आज के बच्चे और आज के टीचर सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं और बच्चे बैग बंद करके जब स्कूल ख़त्म होती है उसे छोड़ देते हैं, और जब एक साल पूरा हो जाता है तो उन्हीं बुक्स को बेच करके आ जाते हैं। यानी जिस पुस्तक से उसे ज्ञान मिला उस पुस्तक के प्रति भी उनका ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं रहता, बोले हमारे लिए तो डिग्री मिल गई, हो गया। ये शिक्षा पद्धति व्यक्ति को डिग्री दिला देगी, हो सकता है उसे जॉब भी दिला दे, प्लेसमेंट भी दिला दे, पैसा भी दिला दे, लेकिन अच्छा इंसान बना दे बिल्कुल आवश्यक नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं। तो आचार्य भगवान की यही भावना होती थी कि हमें वह ज्ञान देना है बच्चों के लिए जहां बच्चा एक पूर्ण अच्छा इंसान बन करके निकल सके। ज्ञान तो उससे प्राप्त हो, टेक्नोलॉजी के अनुसार, तकनीक के अनुसार ज्ञान भी प्राप्त हो, लेकिन ऐसा ज्ञान जो उसकी रियल लाइफ में उपयोगी हो। और वो तब संभव होता है जब उसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के माध्यम से सभी प्रकार की कलाओं का ज्ञान कराया जाए। अर्थात जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, डिबेट कंपटीशन होती है, बायोलॉजी से बुक्स के माध्यम से नहीं प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाए जाए। तो ऐसा यहाँ के सभी स्टाफ से और यहाँ के जो भी हैं मुख्य रूप से डॉक्टर साहब, रंजीत जी गांधी अध्यक्ष जी, उनसे कहना है कि आप जो स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं उसे सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं रखें, उसे ऐसा दे, उन बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दे कि पूर्ण रूप से वह सब कुछ सीख सके जो उनके जीवन में उपयोगी आए, तब वो अच्छा इंसान बनता है।
कि आज जो स्कूल और कॉलेज में शिक्षा मिलती है वो सिर्फ ज्ञान वाली शिक्षा मिलती है, लेकिन चरित्र निर्माण वाली शिक्षा कहीं नहीं मिलती है। कहीं व्यक्ति अच्छा चरित्र बना सके, वो मॉरल वैल्यूज़ की शिक्षा कहीं नहीं मिलती है। तो आपको एक संकल्प लेना है, आधुनिक ज्ञान के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ को भी आप प्रदान करा सकें, और जो भारतीय परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, भविष्य में लौट करके लोग वहीं पे आएंगे। आप लोग चर्चा कर रहे थे कि महाराज जी फिनलैंड एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, हम लोग वहाँ पर अध्ययन करके आए हैं, स्कूल को विजिट करके आए हैं। भारत देश में, इंडिया में बहुत सारी जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनको भी विजिट करके आए हैं। तो हमारा आप लोगों से भी कहना है, मैनेजमेंट वालों से, वैभव जी आदि से कहना है कि आप उन स्कूल को जा कर के देखें जहाँ गुरुकुल की पद्धति के अनुसार ज्ञान दिलाया जाता है। अहमदाबाद में एक गुरुकुल चलता है, हेमचंद गुरुकुलम, आप जा कर के देखें। बच्चों को सब ज्ञान दिया जाता है, सभी प्रकार का, हस्तरेखा का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, वास्तु का ज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, मल्लखम्ब की प्रक्रिया है, घुड़सवारी है, तैराकी है, कविता लिखनी है, पेंटिंग है, चित्रकला है, सिंगिंग है, और भोजन बनाना है, और फार्मिंग है, सभी प्रकार का दिया गया जाता है। और वो बच्चे ऐसा निकल करके आते हैं जो अद्भुत होता है। तो आप इस प्रकार का ब्लेंड करें कि आधुनिक पद्धति के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति का वो ज्ञान भी उसमें ब्लेंड हो जाए, तो वो सोने पे सुहागे का काम करेगा। क्योंकि भविष्य में वही शिक्षा काम आने वाली है। क्योंकि स्कूल की शिक्षा तो हर स्कूल में मिल ही जाती है। जो आप CBSE पैटर्न में खोलने जा रहे हो ना, तो CBSE पैटर्न तो दुनिया में हर जगह, कहाँ नहीं है। आपके सोलापुर में कई स्कूल्स होंगी जहाँ CBSE पैटर्न में चलता है। तो आपकी स्कूल अन्य स्कूल से क्या डिफ्रेंशिएट कर पाएगी, उसमें क्या अंतर आएगा? क्योंकि आज के ज़माने में वही आगे बढ़ सकता है, वही खड़े रह सकता है जब उसमें कुछ एक्स्ट्रा विशेषता आती है, एक्स्ट्रा क्वालिटी आती है, जो सामान्य से ऊपर हट करके ध्यान देने की कोशिश करेगा तो ही निकल करके आएगा। तो एक बात को ध्यान रखना है, हम एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों के लिए। वो आपके सिलेबस में नहीं होगा, पर एक्स्ट्रा आप कुछ देने के लिए, एक्स्ट्रा के नाम पर सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वो नहीं, वो तो स्पोर्ट्स आदि की है। वो इसके अलावा भी आप क्या देने जा रहे हैं, तो वो शिक्षा जहां उन्हें मॉरल वैल्यू की शिक्षा मिल सके, एक अच्छा इंसान कैसे बन सके, वो इमोशंस को अपने कैसे मैनेज कर सके, दूसरों के लिए कैसे जीवन जी सके, उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा ना हो, उसका उद्देश्य कुछ अच्छा हम राष्ट्र का भी विकास कर सके। और आप यदि सोच रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन लेवल में होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है, ऐसा नहीं होता है। उसकी नींव की शुरुआत जो होती है नर्सरी से ही हो जाती है। क्योंकि नर्सरी प्राइमरी की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, वहीं बच्चों में संस्कार गहरे पड़ जाते हैं। यदि उस समय उसे हमने ढाल लिया तो वो बच्चे अच्छा इंसान बनकर निकलेंगे। और आपने नर्सरी और प्राइमरी और मिडिल में जैसी तैसी शिक्षा दे दी तो उसका कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन ही है वो ठीक मजबूत नहीं बनी है। तो मजबूत फाउंडेशन वहीं से बनती है जब बच्चे जो है उस प्रकार का अध्ययन करते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में LSRW चलती है। जैन आचार्य जो पहले शिक्षा देते थे, जानते कैसे शिक्षा देते थे? पहले बच्चे जो हैं, उनके शिष्य जो हैं, लिखते नहीं थे, पहले सुनते थे। तो पहली बात आती थी लिसनिंग, फिर देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, आफ्टर दैट कम्स राइटिंग। LSRW। तो कि बच्चे जो सीखते हैं वो सुनकर के सबसे पहले सीखते हैं। लेकिन आज जो पद्धति पूरी अलग चल रही है। पहले से ही नर्सरी से उनके हाथ में पेंसिल दे दी जाती है, ABCD सिखाया जाता है। होना ही ऐसा ही नहीं चाहिए। होना ही चाहिए कि जो हम सिखाना चाहते हैं कह करके। तो जैनाचार्य भी बिल्कुल इसी प्रकार से ज्ञान का प्रदान कराते थे। जो उनके गुरु होते थे अपने शिष्यों को उच्चारण करवा के करते थे। आज ऐसी बहुत सारी स्कूल्स आ रही हैं जो इस कंसेप्ट को अपना रही हैं। LSRW मीन्स लिसनिंग, देन स्पीकिंग, आफ्टर दैट रीडिंग, उसके बाद आता है राइटिंग। क्योंकि बच्चे इसी क्रम से सीखते हैं, और इस क्रम से यदि वो सीख लेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं जिन्हें लिखना नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, आप उन्हें नमोकार मंत्र सिखा दो, तत्वार सूत्र के पूरे अध्याय सिखा दो, बोल करके सिखा दो, पूरे याद कर लेते हैं। उन्होंने कोई अक्षर नहीं देखा, सुन करके याद कर लेते हैं। तो हम जो है सबसे ज़्यादा सीखते हैं सुन करके। तो वो पद्धति जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पद्धति होती है। उस प्रकार का आप संकल्प लें कि कुछ अलग हट करके कुछ विशेषता को लिए हुए ज्ञान यहाँ पर मिल सके, तो वह ज्ञान जो है सही चरित्र निर्माण में सहभागी बनेगा और वो फाउंडेशन नींव का काम करेगा। फिर वहाँ पर जो है बच्चों का उज्जवल भविष्य निकल करके आएगा। क्यों? और उसके लिए सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है
डिवोटेड टीचर्स की, क्योंकि बिना डिवोटेड टीचर के ये संभव नहीं है। कोई समर्पित टीचर ना हो तो वो सिखा ही नहीं सकता। वो सिर्फ अपने टाइम पूरा करने के लिए 2-4 लेक्चर लेगा और चला जाएगा। लेकिन गुरुकुल में होता था, जो ज्ञान दिया जाता था गुरुओं के माध्यम से, उनका उद्देश्य सिर्फ समर्पण और सेवा भाव का होता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन शिक्षकों की होती है। यदि उनके भीतर वो ज्ञान के प्रति, शिक्षा के प्रति वो डिवोशन का भाव आ गया तो फिर वो विद्यार्थी बहुत अच्छे बन सकते हैं। एक चाणक्य था जिसके भीतर वो समर्पण था, इस कारण चाणक्य ने उस चंद्रगुप्त जैसे शिष्य को तैयार किया था। तो चंद्रगुप्त की इतनी क्षमता नहीं थी, जो मुख्य था, सब कुछ रोल था, वो चाणक्य का था। ठीक ऐसे ही आज जिम्मेदारी उन शिक्षकों की है। यदि वो शिक्षक ये संकल्प ले ले कि उस चाणक्य की भांति निस्वार्थ होकर के हम सेवा का भाव अपने भीतर लेकर के आएंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक विशेषता तो है यहाँ के ट्रस्ट की, पिछले दिन भी कहा था, यहाँ का पूरा वालचंद समूह जो ट्रस्ट है, पूरे निस्वार्थ होकर के, बिना कोई लोभ लालच के, सेवा कल्याण के भाव को लग करके बच्चों के निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आप चाहे गुरुकुल को चला रहे हो, भी आप जैन गुरुकुल भी आपके अंतर्गत आता है ना, अभी नाम तो उसका जैन गुरुकुल है, लेकिन गुरुकुल जैसा कुछ बचा नहीं है वहाँ पर भी अभी है। वहाँ पर भी वही पुराना, ये नया पैटर्न ही शुरू हो गया है। तो नाम जैसे गुरुकुल है, उसमें भी हम क्या विकास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, बहुत सारे बच्चे हैं, और आपको मन में ये विचार आता है मराठी मीडियम में अथवा सेमी इंग्लिश मीडियम, सेमी हिंदी मीडियम में हम वो शिक्षा नहीं दे सकते। नहीं, आप जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं लगता आपने जो शिक्षा ली होगी इंग्लिश मीडियम से ली होगी। सभी शिक्षकों ने बताओ, जितने भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं इंग्लिश मीडियम से लिखी है, बहुत रेयर होंगे। आपका जो मीडियम होगा, ये तो सेमी इंग्लिश रहा होगा अथवा लोकल मीडियम रहा होगा। तो जब उस मीडियम से सीख करके आप इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये जो हीन भावना आज बच्चों में पैदा हो गई है कि जब तक हम अपने मीडियम को इंग्लिश नहीं रखेंगे तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, चाइना में कभी इंग्लिश में मीडियम में नहीं सिखाया जाता है, जापान में जापानीज़ मीडियम में नहीं, इंग्लिश मीडियम में नहीं सिखाया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ फ्रेंच है तो अपनी फ्रेंच में दिखाती है। जितनी भी कंट्रीज़ है, बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशंस है, वे सारे के सारे अपने मीडियम का ही उपयोग करते हैं। चाहे रसिया ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे जापान ले लो, चाहे फ्रांस ले लो, चाहे इटली ले लो, वो इंग्लिश को यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश तो अपने आप में कोई लैंग्वेज है ही नहीं। वो तो कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिंजरा जोड़ा, क्योंकि इंग्लिश की अपनी कोई भाषा नहीं है, उसका डिक्शनरी में अपने कोई शब्द नहीं है। आप डिक्शनरी उठा कर देखो, सब इटालियन शब्द आएंगे, ग्रीक शब्द आएंगे, वहीं से इंग्लिश लिया गया है। इवन हिंदी शब्द आ जाएंगे, संस्कृत शब्द आ जाएंगे। तो इंग्लिश अपने आप में कोई मूल लैंग्वेज भाषा है ही नहीं। इंग्लिश अपने आप में दुनिया के कलेक्टिव भाषाओं से कुछ शब्द को चुन करके जो बनाई गई भाषा है। तो वो जो भावना बच्चों में घर कर गई और टीचर में घर कर गई है कि जब तक हम उस मीडियम का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम डेवलप नहीं हो सकते हैं। इस भावना को, इस हीन भावना को अपने मन से और उनके मन से निकलवाना है। आचार्य भगवान का उद्देश्य इंग्लिश के विरोध में नहीं था। आचार्य भगवान का उद्देश्य था कि आज जो भारतीय बच्चे अथवा भारतीय टीचर्स इस भावना को लेकर के जी रहे, उस भावना को अपने मन से निकलवाना, दूर करवाना है, क्योंकि हमारा विकास उसी के माध्यम से हो सकता है और वो चरित्र की शिक्षा उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हो सकती है। तो एक संकल्प आप लोगों को मैनेजमेंट को लेना होगा और मूल रूप से डॉक्टर साहब को लेना होगा, क्योंकि ये सब आप ही लोगों के ऊपर आधारित रहेगा। जैसे आप योजना बनाओगे उसी के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। यदि आप संकल्पित हो जाए, आपकी टीम संकल्पित हो जाए, तो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण का, वो ज्ञान का निर्माण का और वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन को लेकर के, होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के वो सही शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि ऐसा बच्चा जब पढ़ कर के निकलेगा, दुनिया में कहीं पर भी जाएगा वो फेल नहीं हो सकता, वो कहीं पर भी जाएगा उसे सक्सेस अपने आप मिलेगी, क्योंकि उसका टैलेंट इस प्रकार बहुमुखी विकास को लेकर के हो जाता है कि वह ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा कभी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सब कुछ सीख लिया है। तो आज की एक विडंबना ये है कि सिर्फ किताबी ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, बाकी अन्य ज्ञान
एक ऐसा ज्ञान जो अच्छा इंसान बना सके। क्योंकि आज सबसे बड़ी एक समस्या नई जनरेशन में, पढ़ी लिखी जनरेशन में, जो स्ट्रेस वाली आ रही है, टेंशन वाली आ रही है, उनके पास सब कुछ है, डिग्री है, पैसा है, जॉब है, लेकिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था, जिनके पास सब कुछ है, बाहरी सुविधाएँ हैं, अच्छी डिग्री है, अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छा जॉब है, अच्छा पैकेज है, जिन्हें कोई संसाधनों की कमी नहीं, उनका जीवन तो उतना ही सुंदर होना, अच्छा होना चाहिए था। लेकिन आज उन पीढ़ियों का जीवन सबसे ज़्यादा खतरे में है। तो वो इस कारण है क्योंकि उनकी फाउंडेशन ही उस प्रकार से बनी नहीं है। तो हमें ये संकल्प लेना होगा कि उन बच्चों की फाउंडेशन को हम किस प्रकार से मजबूत बना सकते हैं, और फाउंडेशन को मजबूत बनाने का काम मुख्य रूप से टीचर्स का ही होता है, और किसी का नहीं हो सकता। और वो बच्चे उन्हीं को देख करके इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेंगे। और टीचर से भी बढ़ कर के ये काम होता है उस मैनेजमेंट का, जो उस प्रकार की पॉलिसीज़ को डिसाइड करने वाली होती है, पॉलिसीज़ को बनाने वाली होती है। तो आप लोगों को ये विचार करना है कि हम सिलेबस के अलावा उन बच्चों के लिए क्या प्रोवाइड कराने की कोशिश कर सकते हैं। बस वो ही एक है जो आपको लीक से हट करके स्थान दिलाने वाला होगा। जितनी भी बेस्ट स्कूल्स हैं वो कुछ इस प्रकार के कार्य करती हैं। आज दुनिया बहुत बात करती है, फिनलैंड का ही नाम सबसे ज़्यादा लेती है, बोले वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ रटने वाला ज्ञान नहीं दिया जाता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ कर भारत से निकल गए हैं, लेकिन एक विडम्बना ये भी है कि वो अंदर से उतने ही थोड़े खोखले हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यहीं पर है। तो आप एक बहुत अच्छा काम डॉक्टर भाऊ साहब गांधी इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से करने जा रहे हैं। लेकिन स्कूल के साथ साथ आचार्य भगवान का सपना यदि आप उसमें जोड़ दें तो वह बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक बात याद रखें, जो गुरु मुख से निकलता है और आचार्य भगवान से निकला है, उनके गहरे चिंतन से निकला है। उन्हें बहुत गहरा सोचा है, क्योंकि उनकी बहुत दूरदृष्टि रही है। आचार्य भगवान जो भी कहते थे बहुत सोच विचार करके, बहुत दूर का देख करके कहते थे। और आचार्य भगवान यही कहते थे, उनको बड़ा दुख होता था कि हम सिर्फ बाहर का ज्ञान दे रहे हैं, सिलेबस का ज्ञान दे रहे हैं, किताबी का ज्ञान, किताबों का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इन किताबी ज्ञान से उन बच्चों को सिर्फ डिग्री के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। तो हमें ऐसे बच्चों को, ऐसे इंसान को नहीं बनाना जो सिर्फ किताब तक सीमित रहे, डिग्री तक सीमित रहे। आप भी वैसे उसी में से निकल करके आए हों, क्योंकि आपने भी जब अध्ययन किया होगा यही सोच करके अध्ययन किया अच्छी नौकरी मिलना चाहिए। क्यों शास्त्री जी, है कि नहीं? सबने जो अध्ययन किया है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, चाहे मैनेजमेंट कॉलेज के हों, चाहे आर्ट साइंस वाले हो, जितने भी टीचर्स हैं, आपका भी मोटिव यही था कि किसी तरह अच्छी जॉब होना चाहिए। ठीक है, अब वो परिस्थिति भिन्न थी, लेकिन आप अब उस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि उस नए कंसेप्ट को, यानी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट को, जहाँ बच्चों का 360 डिग्री विकास हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब 360 डिग्री इम्प्रूवमेंट हो, वो डेवलपमेंट हो। 360 डिग्री में सब कुछ आ जाता है, शरीर विज्ञान, आत्मविज्ञान, मनोविज्ञान और बाकी जो 72 कलाओं का वर्णन जैन शास्त्रों में मिलता है, वो हर एक कला का विज्ञान वो छूने की अवश्य कोशिश करे। क्योंकि हर बच्चे अपने आप में भिन्न भिन्न क्षमता वाले होते हैं, हर बच्चे की इंटरेस्ट और उनकी हॉबीज़ भिन्न भिन्न होती है। और ये तभी पता चलता है कि हम बच्चों को खुला एटमॉस्फेयर दे सके, क्योंकि उस खुलेपन में जो सीखते हैं वो अंदर से सीखते हैं। और जो टीचर उन पर बोझ लाद देता है, फिर उनका अपना कुछ नहीं होता, फिर वो एक लीक के अनुसार ही पढ़ने लगते हैं, यहाँ से वहाँ बाजू भी नहीं जा सकते। लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होता है, पूरा नेचर बेस्ड एजुकेशन होता है, खुला हुआ ज्ञान होता है। ने बच्चों की जो लाइकिंग है, उस लाइकिंग को समझ करके फिर उस दिशा में उसे जब बढ़ाया जाता है, तो बच्चों का जो आउटपुट निकल करके आता है वो अद्भुत निकल करके आता है। और वो इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत कुछ देने वाला हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये टीचर्स की भी जिम्मेदारी, सबसे पहले जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। यदि आप संकल्पित हो जाएं, आप डिसाइड कर लें कि हमें इस प्रकार का कुछ देना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ होना पड़ेगा। आपको उस प्रकार का प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि पहला इंप्रेशन उस प्रेजेंटेशन से आएगा, अच्छे लुक से आएगा, अच्छा कंस्ट्रक्शन से आएगा। तो आप बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे, कितना 2 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, लगभग 5 एकड़ ज़मीन वाला कंस्ट्रक्शन। तो एक
अद्भुत बिल्डिंग बनेगी यहाँ पर, इतना बड़ा लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चों की फैसिलिटी के लिए वो स्कूल बनाने जा रहे हैं। तो 4-5 हज़ार बच्चों के जीवन का निर्माण करना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ज्ञान तीर्थ को एक अलग ही स्थान दिया गया है। अन्य तीर्थ होते हैं, वो तीर्थ तो भगवान के मंदिर वाले होते हैं, लेकिन ज्ञान तीर्थ में जहाँ होनहार भगवान को बनाया जाता है, उनका सृजन किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, उनके भीतर जो प्रतिभा छिपी हुई है उस प्रतिभा को उद्घाटित किया जाता है, और उस उद्घाटित करने का पूरा दारोमदार उन शिक्षकों पर होता है, और उनसे भी बड़ा दारोमदार उन मैनेजमेंट में होता है। तो मैनेजमेंट की ये मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। आप सभी जगह जाकर के देखिए कहाँ बेस्ट से बेस्ट आप ले सकते हैं, मिल सकता है। देखो अभी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 5-5 प्रतिभा स्थली चलती हैं। वहाँ पर जो पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं हैं वो सिर्फ बाल ब्रह्मचारिणी, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं, वो सैलरी भी नहीं विड्रॉ करती। उनका सिर्फ ध्येय है बच्चियों के जीवन का निर्माण करना, उनके चरित्र का निर्माण करना। जब ऐसे समर्पित शिक्षक निकल कर के आते हैं तो वो बच्चों अच्छे बन कर के निकलते हैं। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, ऐसे लोगों को खोजना जो इस प्रकार से समर्पण के भाव से आगे सेवा दे सके। नो डाउट पैसों की भी आवश्यकता है, सैलरी की भी आवश्यकता है, क्योंकि उनका परिवार है, वो भी चलाना आवश्यक है। लेकिन उसको प्राइमरी मोटिव में न रख करके सेकेंडरी में रखेंगे तो हो पाएगा। पैसा होना चाहिए, बिल्कुल सैलरी मिलना चाहिए, और मार्केट के अनुसार ही मिलना चाहिए, उस रेट से ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका पेट नहीं भरेगा तो वो भी नहीं कर दे पाएंगे। वही लोग अच्छा दे सकते हैं जब उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल हो जाती है, जब उन्हें चिंता नहीं होती है, तो वो शिक्षक भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो ऐसा संकल्प कि हम मार्केट के अनुसार टीचर्स को भी दें, लेकिन सिलेबस के अलावा हम क्या दे पा रहे हैं। तो देखिए ऐसे आप विज़िट करें जो गुरुकुल चल रहे हैं, ऐसी स्कूल्स को विज़िट करें जो इस प्रकार की शिक्षा यानी शिक्षा के साथ साथ बहुत कुछ उन्हें होलिस्टिक डेवलपमेंट के रूप में दे रही हैं। तो उनका अनुकरण करें, जहाँ हमें अच्छा मिले वहाँ से ग्रहण कर ले, क्योंकि अच्छाई ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं होती है। वो अच्छाई ग्रहण करने में नकल भी कर ले जाए तो वो नकल नहीं मानी जाती है। गुरुदेव तो यही कहते थे, हमें तो नकल करना ही चाहिए। भगवान की नकल करना सीखो, जो महान गुरु हो गए हैं उनकी नकल करना सीखो, जो महापुरुष हो गए उनकी नकल करना सीखो। वो नकल नहीं मानी जाती है, वो तो प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ मानी जाती है। तो आप विजिट करें, समझे कहाँ कहाँ अच्छे से अच्छा हो सकता है, लेकिन ये संकल्पित आप ही को होना पड़ेगा कि आप क्या दे सकते हैं। और ये तब संभव होगा जब गुरुओं से आप जुड़े रहेंगे। डॉक्टर साहब, अध्यक्ष जी, है ना, क्योंकि देखिए आपने कहा कि शांति सागर महाराज जी, आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी यहाँ पर आए, उनके द्वारा यहाँ पर शिलान्यास हुआ। तो देखो गुरु के चरण पड़े थे तो आज वो वालसन समूह इतना बड़ा हो गया। तो जहाँ गुरुओं के चरण पड़ जाते हैं उनका आशीष मिल जाता है, अपने आप ही इधर उधर की बलाएँ, इधर उधर की निगेटिविटी वैसे ही दूर हो जाती है, और उनके आशीर्वाद से एक पॉजिटिव ऊर्जा और पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिविटी को लिए हुए वाइब्रेशन इस प्रकार की हो जाती हैं कि वह अंतरंग से हम सबको और आप लोगों को प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो वो गुरु से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक यह संभव होगा नहीं। तो आप लोगों से भी कहना है कि गुरुओं से जुड़े रहें, गुरुओं का आशीर्वाद ले, उनका मार्गदर्शन ले। क्योंकि देखो आचार्य भगवान भले ही 9वीं शिक्षा पास थे, लेकिन जब देश की नई शिक्षा नीति बनाने की बात आई, कस्तूरी रंजन जी जो शिक्षा नीति के आयोग के अध्यक्ष थे, वे आचार्य भगवान के पास से गए थे और आचार्य भगवान से बहुत सारे इनपुट लिए और उन इनपुट्स को उन्होंने शिक्षा नीति में इम्प्लीमेंट किया। जब आचार्य भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा, पहली बार पता पड़ा कि जैन संत की सोच इतनी महान होती है, इतनी विस्तृत होती है। वो राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र उत्थान के बारे में, शिक्षा के बारे में इतनी गहरी सोच रखते हैं। तो वो गुरुओं की सोच उन्हीं के पास जाकर के मिलती है, क्योंकि गुरु हमेशा निस्वार्थ दृष्टि को रखते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, बस एक ही स्वार्थ होता है कि कैसे बच्चे, होनहार जो बच्चे हैं, अच्छा जीवन बना सके, कैसे राष्ट्र की उन्नति हो सके, कैसे सभी लोग मिलकर के प्रगति कर सके। जो अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा जन कल्याण के बारे में, राष्ट्र कल्याण के बारे में, सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो जो उनकी इस भावना के कारण जो उनके हृदय से निकल करके आता है वो अलग ही निकल करके आता है, वो और कोई दे नहीं सकता। क्योंकि आप अन्य लोगों से मार्गदर्शन लोगे तो वो अन्य लोग पहले कहेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है,
उनका इंटेंशन मार्जिन कितनी बचे, कितना हमको प्रॉफिट होने वाला, ब्रेक इवन कितने साल में हो जाएंगे, हम स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे 10 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 15 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका ब्रेक इवन कितने साल में होगा, तो उसके लिए फिर इतनी प्रकार की उस प्रकार की आपको फीस भी रखना पड़ेगा, उस प्रकार का सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो उनका जो मूल पॉइंट होता है पैसे को लेकर के होता है, वो ब्रेक इवन की बात करेंगे तो इसलिए उस हिसाब से वो फीस का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। लेकिन जब गुरुओं के मार्गदर्शन से चलेंगे तो उनका मूल उद्देश्य जो है पैसा नहीं है, ब्रेक इवन की है नहीं, उनका मूल उद्देश्य जो होता है अच्छे जीवन का, अच्छे चरित्र का निर्माण करना। तो उस सोच से हम चलेंगे तो अपने आप बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा। मनी तो एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट होता है, उसकी चिंता नहीं करना, वो तो अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन मेन प्रोडक्ट की ओर, मेन मोटिव की ओर दृष्टि रखें। मेन मोटिव एक अच्छे इंसान का निर्माण करना, और जहाँ अच्छा इंसान बनता है वो बाहर की सुख सुविधाओं को तो अपने आप ही जुटा लेता है, या यूँ कहें जब उसकी इतनी पवित्र निर्मल भावना बन जाती है तो दुनिया की सुख सुविधाएं तो अपने आप ही अट्रैक्ट होकर के उसके निकट आते ही चले जाती हैं। जो विद्वान होता है उसके लिए दुनिया खोजते खोजते पहुंचती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ऐसे लोगों को हायर करने की कोशिश करते हैं जो कैलिबर वाले होते हैं, क्योंकि एक दो व्यक्ति भी वैसे मिल जाते हैं तो उनके पता है कि वो हमारी कंपनी को बहुत ऊपर लेकर के जा सकता है, इतना पोटेंशियल उनके भीतर होता है। तो बस ऐसे हम संकल्प को ले, इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए कि हमारा मोटिव जो है पैसा कमाना नहीं, हमारा मोटिव जो है एक अच्छा निर्माण करना है। और नो डाउट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पैसा नहीं कमाना तो इसका अर्थ ये नहीं कि क्वालिटी ऐसी वैसी कुछ भी हम रख दें। क्वालिटी तो अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू मार्क वाली होना चाहिए। क्वालिटी के साथ साथ यदि ये आ जाएगा तो वो सोने में सुहागे का कार्य करेगा। बहुत बस यही भावना यहाँ पर हम भाना चाहते हैं। तो आज आप लोगों ने इस पूजा भूमि पूजन का कार्य किया। कितने समय में स्कूल बनकर के तैयार हो जाएगी डॉक्टर साहब? 2 वर्ष में हो जाएगी? कितने बच्चों की क्षमता रहेगी? 3-4 हज़ार से बहुत अच्छा। उस प्रकार का स्टैंडर्ड और गुरुओं का मार्गदर्शन हमेशा लेते रहें तो ये संस्था जैसे अभी तक तरक्की करते हुए आई है, आगे उससे भी अच्छे बढ़ करके तरक्की करेगी। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य निरापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की।